Hello students, good morning. How are you? I hope you are well with your family members. लास्ट डे हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था और उसके बारे में कुछ डिस्कस किया था. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट एवोगैड्रो लॉ. ये जो एवोगैड्रो लॉ है, ये एक साइंटिस्ट है एवोगैड्रो. उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स लॉ एंड गैलुसॉक लॉ. गैलुसॉक लॉ और डाल्टन्स के कंसेप्ट के आधार पे कुछ बातें निकल के सामने आई. उनके आधार पर उन्होंने एवोगैड्रो लॉ अपना विचार व्यक्त किया, जिसे हम लोग एवोगैड्रो हाइपोथीसिस के नाम से भी जानते हैं और इसे एवोगैड्रो लॉ भी कहा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इट्स डेफिनेशन. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो अबाउट दिस लॉ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी write the definition of Avogadro hypothesis, or we can say what is Avogadro hypothesis. So this is under identical condition equal volume of gases must contain equal number of atoms. This is the basic concept of Avogadro law. मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं. अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम. तो मैं इस डेफिनेशन को लिखता हूं, इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा आप लोगों के साथ. तो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन या यूं कहें कि कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो अबाउट दिस. Under identical condition, under identical condition, under identical conditions equal volume, equal volumes of gases must contain equal number of atoms. This is the basic concept of this hypothesis. In this hypothesis, under identical condition, कुछ समान परिस्थितियों में इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम. इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस. इसको हम दूसरे वर्ड्स में भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, और अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, under similar condition of temperature and pressure equal of gases equal volumes of gases
contain equal number of molecules. This is the other way to express the Avogadro law. We can explain it here. Under similar condition of temperature and pressure, मतलब ताप दाब की समान परिस्थितियों में, under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of gases, गैसों के समान आयतन में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब अगर हम इसको हिंदी में कहना चाहें तो हिंदी में कहने के लिए इतना पर्याप्त है, समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती। केवल इतनी सी बात बोलनी है, इतनी सी बात को यहां एक्सप्लेन किया गया है। ऊपर भी लिखा गया अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस मस्ट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। मतलब ये कि आइडेंटिकल यदि कंडीशन हो तो गैसों के जो इक्वल वॉल्यूम्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ एटम भी समान होते हैं। ये एवोगैड्रो लॉ है, इसी को एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग शो करना चाहें तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ V is proportional to N. At similar condition of temperature and pressure, तो हम लोग कह सकते हैं कि सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की जो गैसों का जो वॉल्यूम होता है वो नंबर ऑफ मोल के प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम अधिक होगा उसमें गैसों के मॉलिक्यूल्स भी अधिक होंगे, वॉल्यूम कम होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम होंगे। वही बात बताई गई अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो अपन लोग इसको तैयार कर लेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में। और एक हमने इसके बारे में एक फॉर्मूला भी दिया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ V is directly proportional to N, where V is the volume of gases and number of molecule present in the gas। ठीक है, अब यहां ये जो रिलेशन है वो बता रहा है कि जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी डिक्रीज करेगा। ये एवोगैड्रो लॉ हो गया। इसके बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, अब ये एवोगैड्रो लॉ के बारे में कुछ और बेसिक जानकारियां हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो चलिए
इसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं, इसके बारे में और सारी जानकारियां। तो नाउ अब हम एवोगैड्रो लॉ के बारे में कुछ और बेसिक कंसेप्ट जानने का प्रयास करते हैं कि एवोगैड्रो लॉ से क्या। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड so many things on the basis of Avogadro law. According to this law, we can know that volume of 1 mole of a gas is equal to 22.4 liter or 22,400 ml. This is the basic conclusion of Avogadro law. Volume of 1 mole of gas is equal to 22.4 liter or 22,400 ml. Second conclusion of this hypothesis or Avogadro law is the molecular weight is equal to 2 into vapor density. Molecular weight इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये एक दूसरा कंसेप्ट निकल के आ जाता है कि किसी भी वॉल्यूम ऑफ अ मोल 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर होता है किसी भी गैस के 1 मोल का। और ये कब होता है? एट एनटीपी, at NTP. What do you mean by NTP? NTP means होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस के जो 1 मोल होता है ना, 1 मोल 1 मोल ऑफ गैस, उसका जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर यानी 22.4 लीटर होता है, या उसको हम लोग ml में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को हिंदी में वाष्प घनत्व कहते हैं। तो इस नियम से ये 2 निष्कर्ष निकलते हैं। हम लोग एवोगैड्रो लॉ, दिस इज अबाउट एवोगैड्रो लॉ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ड्यूलोंग पेटेट लॉ। नाउ we discuss the Dulong-Pettit law. Let's start Dulong-Pettit law. What is the Dulong-Pettit law? This is the question. According to this law is basically for metals. This law basically for metals. According to this law, product of specific heat and atomic mass is equal to approximate 6.4 for metal. मतलब धातुओं के लिए विशिष्ट ऊष्मा और परमाणु द्रव्यमान का गुणनफल लगभग 6.4 के बराबर होता है। ये ड्यूलोंग-पेटेट का नियम है। तो चलिए इट्स कंसेप्ट, जो ड्यूलोंग-पेटेट का नियम का जो विचार है उसको हम लोग डिफाइन करने का प्रयास करते हैं और डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ड्यूलोंग-पेटेट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड एटॉमिक मास इज approximate equal to 6.4 for the metals। मतलब धातुओं के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है
जिसे हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, और एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो लगभग 6.4 यानी 6.4 के इक्वल होता है। अगर इसको मैथमेटिकली हमको एक्सप्रेस करना पड़े तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो हम लोग कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट into atomic mass is equal to 6.4, और ये इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट जो है, ये जो स्पेसिफिक हीट है इसको हम लोग कैलोरी में रखेंगे। किस में रखेंगे? इसकी जो यूनिट किस में इस्तेमाल करेंगे? कैलोरी में इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम लोग ड्यूलोंग-पेटिट लॉ से वाकिफ हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड एटॉमिक मास, मतलब जो विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट होती है ना, और एटॉमिक मास का जो गुणनफल होता है वो नियर अबाउट 6.4 के इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेट 6.4। जबकि स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट है वो किस में होनी चाहिए? कैलोरी में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ड्यूलोंग-पेटिट लॉ है अबाउट दिस लॉ। अगर हमें इसे हिंदी में लिखना हो तो हिंदी में कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हम लोग लिखेंगे किसी तत्व की विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु द्रव्यमान का गुणनफल लगभग 6.4 की बराबर होता है। किसी तत्व की विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु द्रव्यमान का गुणनफल लगभग 6.4 के बराबर होता है। और ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला लिख लेना। स्पेसिफिक हीट, इसको हम हिंदी में क्या लिखेंगे? विशिष्ट ऊष्मा गुणा परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है 6.4। ये बेटे ड्यूलोंग-पेटिट का नियम हो गया हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके। तो अभी हमने डेफिनेशन इंग्लिश में लिखी, इसके बाद डेफिनेशन को हिंदी में लिखा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 6.4 फॉर द मेटल्स। धातुओं के लिए किसी तत्व की या किसी धातु की विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो लगभग 6.4 के बराबर होता है। किसी तत्व का है, यहां पर किसी धातु, यहां तत्व की जगह आप धातु भी लिख सकते हैं। किसी धातु की विशिष्ट ऊष्मा तथा परमाणु द्रव्यमान का जो गुणनफल होता है वो लगभग 6.4 के बराबर होता है। ये विशिष्ट ऊष्मा लिखा हुआ है और ये परमाणु द्रव्यमान लगभग 6.4 के बराबर। चलिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एवोगैड्रो लॉ और ड्यूलोंग-पेटिट लॉ। दोनों बहुत बेसिक लॉ हैं, इनके बारे में कई छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके बाद कुछ मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, मे बी न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोल। व्हाट इज मोल?
व्हाट डू यू मीन बाय मोल, ये मोल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मोल जो लिखा हुआ है ये एक ग्रुप है, एक ऐसे लोगों का समूह है मोल, अ ग्रुप ऑफ 6.023 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुप है वो एक वन मोल कहलाता है। तो मोल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वन मोल। तो वन मोल का मीनिंग होता है 6.023 into 10 raised to power 23। दिस नंबर इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है और ये एवोगैड्रो नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। दिस नंबर इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल एन से। और कैपिटल एन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो ये है 6.023 into 10 raised to power 23। दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवोगाद्रो संख्या या एवोगैड्रो नंबर। आवोगाद्रो संख्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। चलिए, तो इसके बारे में कुछ और बातें जान सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय वन मोल। वन मोल मतलब नंबर के अकॉर्डिंगली कहेंगे, संख्या के हिसाब से, संख्या यानी नंबर के हिसाब से कहेंगे तो 6.023 into 10 raised to power 23। वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली कहेंगे, वॉल्यूम, वन मोल को वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली कहेंगे तो इसका मतलब होता है 22.4 लीटर। वेट के अकॉर्डिंगली कहेंगे, वेट के अकॉर्डिंगली कहेंगे तो इसका मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट के। मॉलिक्यूलर वेट के। तो बेटे जो वन मोल है, वन मोल का मतलब ये होता है, वन मोल का मतलब नंबर के अकॉर्डिंगली कहेंगे तो इतने नंबर। वन मोल को अगर हम लीटर में एक्सप्रेस करेंगे तो 22.4 लीटर, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 22,400 ml, 22,400 ml। या फिर वेट, वेट के हिसाब से क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। तो वन मोल अगर कहीं लिखा हुआ है वन मोल ऑफ CO2, कहीं लिखा हुआ है वन मोल ऑफ CO2, कहीं लिखा हुआ है वन मोल ऑफ CO2, व्हाट डू यू मीन बाय इट, वन मोल ऑफ CO2। कहीं अगर ये लिखा हुआ है वन मोल ऑफ CO2, अगर नंबर देखेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, CO2 6.023 into 10 raised to power 23 CO2 मॉलिक्यूल। अगर नंबर के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे इसको, वन मोल CO2 का मीनिंग क्या होगा, तो इतने CO2 मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल्यूम के मतलब निकालेंगे इसको, अगर वन मोल ऑफ CO2 का वॉल्यूम क्या होगा, तो वो NTP पर निकालते हैं हमेशा। किस पर, NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और अगर इसको वेट के अकॉर्डिंगली कहेंगे, वेट के अकॉर्डिंगली कहेंगे तो वेट के अकॉर्डिंगली इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 44। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44।
तो किसी भी गैस के 1 मोल का मीनिंग क्या होता है वो मैंने यहां रिप्रेजेंट किया। 1 मोल CO2 का मतलब क्या होता है ये लिखा हुआ है। अब एक्सप्लेन करना है मुझे 1 मोल ऑफ मीथेन। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल ऑफ मीथेन? 1 मोल ऑफ मीथेन यानी CH4। 1 मोल ऑफ मीथेन को एक्सप्लेन करना है तो इसका मतलब क्या है? नंबर के हिसाब से चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6.023 इंटू 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल। अगर इसको हम लोग वॉल्यूम के हिसाब से चेक करेंगे, वॉल्यूम एनटीपी पर, तो कितना होगा 1 मोल का? 22.4 लीटर या 22,400 ml। अगर इसको वेट के हिसाब से मोल चेक करेंगे तो वेट के अकॉर्डिंगली चेक करेंगे तो इसका काय के बराबर होगा? मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। और मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 12,460। तो अगर कहीं लिखा है 1 मोल ऑफ मीथेन, तो 1 मोल ऑफ मीथेन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंगली 6.023 इंटू 10⁻23 मीथेन मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली 22.4 लीटर। और मीथेन के अकॉर्डिंगली, मीथेन जो वेट के अकॉर्डिंगली हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल। मतलब 1 मोल मीथेन का मतलब 16 ग्राम मीथेन। 1 मोल मीथेन का मतलब 22.4 लीटर मीथेन। 1 मोल मीथेन का मतलब इतने 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 मीथेन के मॉलिक्यूल्स। 1 मोल का मतलब क्या है? यह है 1 मोल का मतलब। 1 मोल CO2 का मतलब क्या है? कहीं लिखा है 1 मोल CO2 तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक कर जानी चाहिए। 1 मोल ऑफ CO2 का मतलब होता है 6.023 × 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ CO2 को अगर हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस करना चाहें, वॉल्यूम में बताएं, तो एनटीपी पर वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 लीटर। वेट को बताना चाहें कि 1 मोल CO2 का वेट क्या होगा, तो आप मॉलिक्यूलर वेट के बराबर यानी 44 ग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग एवोगैड्रो नंबर, ये जो n है ये एवोगैड्रो नंबर है। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है इतने सारी चीजों का समूह है। अगर हम कहें 1 मोल प्रोटॉन तो कितने प्रोटॉन? इतने प्रोटॉन। अगर हम कहें 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? इतने इलेक्ट्रॉन। हम कहें 1 मोल परमाणु मतलब कितने परमाणु? इतने परमाणु। हम कहें 1 मोल मॉलिक्यूल यानी अणु तो कितने अणु? इतने अणु। तो मोल एक नंबर है, बहुत लार्ज अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए इसका यूज केमिस्ट्री में किया जाता है, क्योंकि इस नंबर के लिए हम और कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते, करोड़ों लाख जैसा कुछ नहीं चलता है। तो इसको मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल। मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब होता है इतनी चीजों का ग्रुप। जैसे हम लोग दर्जन होता ना, दर्जन का मतलब समझते, डजन 12। ठीक है, तो ऐसे ही जो मोल है वो ऐसा ही एक नंबर है, ऐसा नंबर जिसमें इतनी चीजें हों। 1 मोल CO2 कहे तो इतनी CO2, 1 मोल एटम कहे तो इतने एटम, 1 मोल प्रोटॉन कहे तो इतने प्रोटॉन, 1 मोल न्यूट्रॉन कहे तो इतने न्यूट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कहे तो इतने इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इंसान कहे तो इतने इंसान, 1 मोल गेहूं के दाने कहे तो इतने गेहूं के दाने। ये मीनिंग है 1 मोल की। तो ये आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया आप लोगों के साथ, तो इसको नोट करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना नोट्स बनाएं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमसे जूम पे कंसल्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर के साथ। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक करें और जो और बच्चे हैं उनको शेयर करें। चलिए it is enough for today. Next day we will discuss about next topic related to basic concept of chemistry. Okay, thank you.